हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो ईवीएस के प्रश्नों को लिया है वह सभी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर क्या है, तो यह गलत लिखा गया है। तो देखिए, कोई जो है कि कक्षा 3 में रमा ने जो है वह बच्चों को सिखा रही हैं कि जो है कि माता पिता जो होते हैं और जो है कि उनके जो बच्चे होते हैं वह एकल परिवार का गठन करते हैं और जब उसमें दादा दादी भी आ जाए और अन्य रिश्तेदार भी साथ रहते हैं तो उसको जो है कि विस्तारित परिवार कहते हैं। तो यह आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो पहला ऑप्शन इसमें है कि परिवार की परिभाषा गलत है, कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो यह आपका सी वाला हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर सही है, क्योंकि रमा द्वारा जो है वह कक्षा 3 के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व परिवार के रिश्तों के विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद ही जो है कि छात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी प्रकार से जो है कि बच्चे आसानी से सीख सकेंगे, उसके बारे में समझ सकेंगे। और रमा ने जो है कि ऐसा नहीं किया है, तो इसलिए यह जो है वह शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं होगा। तो यह आपका सी वाला आंसर सही है, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि हैं या गतिविधियां हैं। पूछा गया है कि ईवीएस के कक्षा में कौन सी गतिविधियां हैं। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग कि उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें जो है कि ईवीएस के कक्षा की, तो उसमें आपका चित्र खींचना भी होता है, फील्ड का भ्रमण कराना भी होता है, उसके अलावा श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना होता है और खेल खिलाना भी होता है बच्चों को। तो इसलिए जो है यह तीनों विधियां आपकी प्रभावशाली हैं। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो पर्यावरण होता है उसके बारे में अगर हम बच्चों को बता रहे हैं तो अगर हम उसको फील्ड में भ्रमण कराते हैं, चित्र द्वारा समझाते हैं, या जो है कि श्यामपट्ट का उपयोग जब करेंगे तभी जो है कि चित्र उस पर बनाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख लेंगे। तो इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है। तो पूछा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है यह पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। तो यह क्या है? एकीकृत है, कि समावेशी है, कि विषयगत है, कि उपयुक्त सभी है। तो देखिए, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसके जो है कि पाठ्यक्रम बच्चों को जो है वह एकीकृत भी कर सकता है, समावेशी भी है और विषयगत भी होता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है और उसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो ईवीएस की कक्षा है, तो ईवीएस का कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो है कि सपेरों के बारे में दिया गया है। तो यह उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को किसके प्रति जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है, कि यह एक अवैध कार्य है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन गलत है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो यह भी गलत ऑप्शन है, उसका यह उद्देश्य नहीं होता है। अगला है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं
और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह जो ऑप्शन दिया गया है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें जो है कि अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला इसमें दिया गया कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है मिड डे मील से। देखिए दिया गया है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो मिड डे मील के बारे में कौन सा सबसे प्रासंगिक है पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, शिक्षण अधिगम के साथ इसका लेन देन होता है। अगला है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आपका विद्यालय में मिड डे मील का समय होता है पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर होता है। मिड डे मील का उद्देश्य जो होता है वह बच्चों को पोषण स्तर को सुधारना होता है तथा ड्रॉप आउट बच्चों को रोकना होता है और साथ ही में जो है कि बच्चों को सामूहिक भावना का विकास भी करना होता है, स्वच्छता और अनुशासन के बारे में जागरूक भी करना होता है। तो इसलिए पर्यावरण सीखने के लिए सबसे अच्छा जो है कि यह होगा, तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में अगर हम बात करें तो बोझ के बिना सीखना आपका क्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है कि स्कूल बैग का कम वजन, तो बिल्कुल गलत है, यह इसका नहीं बताता है। अगला है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम संख्या, तो यह भी इसका उद्देश्य नहीं बताता है। अगला है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो बोझ के बिना सीखना जो होता है वह आपका अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यह आपका जो है कि बताता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो दोस्तों यह आपका आया था सर्वप्रथम जो है इस मुद्दे पर आपका 1993 ईस्वी में यशपाल समिति ने यह कदम उठाया था। इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के लिए जो है कि बोझ को कम करने के सुझाव दिए थे, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखना का क्या उद्देश्य है। तो ईवीएस की कक्षा में जो समूह में सीखते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसमें है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है समूह में सीखना। अगला है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ऐसा भी उद्देश्य नहीं है कि ईवीएस की कक्षा में जो है समूह में हम जो है कि कम जो जानकार वाले छात्र हैं उनको अलग कर दें, जो उच्च प्रदर्शन वाले हैं उनको अलग कर दें और उनको अलग अलग जो है कि शिक्षा दें, तो ऐसा भी नहीं है। अगला है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आपका समूह में सीखने का उद्देश्य होता है वह है कि सभी बच्चे एक साथ मिल करके सक्रिय रूप से भाग लें और सीखने में वह सक्षम हो जाए, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सबसे सही है और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बाला का पूरा रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बाला का पूरा रूप क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो बाला का पूरा रूप क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें बाला का पूरा रूप होता है, बाला का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो वह होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है, AID होता है, तो इसका संक्षिप्त रूप जिसको कि बाला कहते हैं। और यह जो है यह समग्र रूप से स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में करने का एक माध्यम होता है।
और इसमें जो है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, जैसे जो है कि आपका बाल मित्रता और समावेशी के विचारों को शामिल किया जाता है। और बाला का जो उद्देश्य होता है वह बाल विकास के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना और जो है कि विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सीखने और मनोरंजन पर आधारित भौतिक वातावरण का निर्माण करना होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो सी वाला आंसर आपका सही होगा, यही वाला आपका होगा। अगला है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो वैकल्पिक ढांचा होता है तो इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकार स्पष्टीकरण से अलग हैं, या वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो देखिए इसके सही आंसर की बात करें तो वैकल्पिक ढांचे का आपका अर्थ होता है वे विचार होते हैं जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। तो इसलिए आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। तो देखिए बहुत लोगों के मुंह से आप कहते हुए सुने होंगे कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, या बहुत लोग यह कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वह मैथ्स में कमजोर होती है, लड़के मैथ में तेज होते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो यह क्या है? मिथक है कि वैज्ञानिक तथ्य है कि रूढ़िबद्ध धारणा है कि अंधविश्वास है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ये ऐसा जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं तो वह आपका एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो है कि यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऐसा आपको बताना है कौन से ऐसे पक्षी वगैरह हैं जिनकी दृष्टि काफी तेज होती है और मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक जो है वह देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 4 गुना अधिक देखने की, तो आपका जो चील होता है, गरुड़ होता है, गिद्ध होता है, या आपका 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्यों की तुलना में। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। इसके अलावा आपका यह सांप भी नहीं होगा, बाघ तेंदुआ भी नहीं है, और मधुमक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं और डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए खेती करने के वितरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है और कौन सी खेती है उसके बारे में आपको पहचान करना है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता, और इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है, और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है और यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है। तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सी खेती होता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ऐसी जो खेती की जाती है वह आपका झूम खेती किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झूम खेती जो है उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है कि एक फसल जब काट लेते हैं किसान तो खेतों को कुछ साल के लिए वैसे छोड़ देते हैं, उसमें फिर से आपके जो है कि खरपतवार वगैरह घास वगैरह जाम जाते हैं, फिर उसको वह उखाड़ते नहीं हैं, उसको वह काट करके जला देते हैं और उसके बाद जो राख होती है उसको जो है कि वहीं पर छोड़ करके थोड़ा सा जो है कि उसको थोड़ा सा खोद देते हैं मिट्टी को हल्का हल्का, और उसके बाद फिर उसमें बीज छिड़क देते हैं। तो ऐसा जो है कि वह झूम खेती में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और झूम खेती जो होती है यह भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होती है। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से
सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो अगर देखे होंगे आप लोग कि जब कोई सपेरा बीन को बजाता है तो उसको जो है कि जैसे जैसे वह बीन को घुमाता है वैसे वैसे सांप भी जो है कि अपने फन को इधर उधर घुमाता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो ऑप्शन है कि उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर ऐसा करता है, या उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करने पर करता है, या उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर करता है, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर ऐसा करता है। तो देखिए अगर इसमें हम सही आंसर की बात करें तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा जो है जो कंपन उत्पन्न होता है सांप अनुक्रिया करके अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग जो है सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह आपका सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो देखिए इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो यह दिया गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह आपका सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि भारत में केवल एकल परिवार ही नहीं पाया जाता है। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, जैसे उसमें जो है कि कई भाई रहते हैं, किसी किसी के 5 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं। तो ऐसे में जो है कि काफ़ी जो है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो आपका ज्वाइंट फैमिली भी होती है, उसके अलावा एकल परिवार भी होता है। तो इसलिए यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा और यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 15 ही प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से रोज जो है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। और जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आपको इतना प्रश्न दोस्तों करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपका सीटेट एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं डेली आपका उसका प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।